हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो एडुटेरिया के बुक से जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है बीपीएससी और सीडीपीओ से संबंधित, तो उसका आज सेट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में सेट नंबर 3 हमने कंप्लीट करा था और आज करेंगे सेट नंबर 4। तो शुरू करते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम होंगे आप लोगों के पास। तो आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे कि आपने कितना सही किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, जो सबसे पहला टॉपिक एंशिएंट से है, इससे क्वेश्चन है। तो एंशिएंट में जो क्वेश्चन है उससे पहले ये क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि सिर्फ और ये और दोनों सही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किया गया था। सही है। और हड़प्पा सभ्यता का खोज जो किए थे वो आर.डी. बनर्जी नहीं, बल्कि कौन किए थे, दयाराम सहनी, राय बहादुर दयाराम सहनी 1921 में किए थे इसका खोज। ठीक है। उसके बाद है यह कहाँ, ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये भी सही है। बी नंबर भी सही है, ए भी सही है। और उसके बाद दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ना कि ब्यास नदी पर, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा भारत इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो घाघर नदी के तट पर हरियाणा राज्य में स्थित है। इसीलिए इसमें जो कथन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्तसैधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती नदी जो है, साबरमती नदी जो है वो ऋग्वेद काल में आर्य लोग 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास करते थे और साबरमती नदी इस 7 नदियों का भाग नहीं था। तो 7 नदियों का भाग किसको कहते थे, इसको पढ़ते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन की कुछ नदियां था और उसका वर्तमान नाम जो है उसको पढ़ते हैं। तो कुर्रम जो था उसका वर्तमान में उसको कुर्रम कहते हैं, और कुंभा का प्राचीन नाम कुंभा था और इसका वर्तमान नाम काबुल हो गया। बित्सता प्राचीन नाम था। झेलम इसका वर्तमान नाम है अस्कनी, इसका वर्तमान नाम चिनाब है। पारूशनी इसका वर्तमान नाम रावी है। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक है और सरस्वती का वर्तमान नाम घाघर नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शिश के रूप में 500 युद्धक हाथी दिया था। क्या दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसका जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकॉटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन धर्म की शिक्षा भद्रवाहु से ली थी। और 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर को हराया और इस हार के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। फिर सेलुकस को उपहार में 500 युद्ध हाथी उपहार में दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जोड़ा में है लेखक और पुस्तक दिया हुआ है और उसका सही क्रम चुनना है, और जो सही नहीं है उसको छांटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट लेखक हैं किस पुस्तक के, तो वृद्ध संहिता के। ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 10 कुमार चरित्रम दांडी के सही है, जिसमें कि 10 कुमारों की अपनी यात्राओं के अनुभव का वर्णन किया गया है। और पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा, ये भी सही है। उसके बाद स्वप्न के लेखक भास, ये भी सही है। और अगला है वृद्ध संहिता के लेखक वराहमिहिर थे। वृद्ध संहिता के लेखक कौन थे, वराहमिहिर थे, ना कि आर्यभट्ट थे। ठीक है। तो यह सब बुक संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसमें खगोल शास्त्र से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद को निर्माण किया था।
मतलब बिगड़ा राज का जो चौथा अजमेर ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण करवाया था? तो बिगड़ा राज फोर्थ जो था वो सबसे पहले इसको स्कूल बनवाया था। बिगड़ा राज फोर्थ 1153 ईस्वी के आसपास अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, जिसे तोड़कर 1192 में कुतुब उद दीन ऐबक ने मस्जिद का निर्माण करवाया और 1213 में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को आकर्षक बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कलहन का ग्रंथ राजतरंगिणी संस्कृत में है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। अब्दुल हामिद लाहौरी का पादशाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 सही है। 5 छोड़ के 5 जो है वो गलत है, क्योंकि हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम थी, जो बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। इस पुस्तक से बाबर तथा हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है और इस पुस्तक के माध्यम से तत्कालीन समय के भारत की आर्थिक तथा सामाजिक दशा का विवरण भी प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के रात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन है। तो मध्यकालीन भारत में पहला क्वेश्चन है, किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी और मोइनुद्दीन चिश्ती एक धार्मिक विद्वान एवं दार्शनिक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और इनका दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था सुमंत। ऑप्शन नंबर डी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। और शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और 53 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 में है, जो आधुनिक भारत से है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंच विशेषज्ञ। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना और हैदर अली के नेतृत्व में प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुई, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों से डटकर सामना किया। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी उनका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पुर्तगाल प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री जो की गई थी वो हो जाएगा कालीकट। ऑप्शन नंबर सी, कालीकट में। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग का खोज किया था और इसने कालीकट गोवा के बंदरगाहों पर अपनी पहली व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जबकि 1503 ईस्वी में व्यवस्थित रूप से अपनी कोठी कोचीन में स्थापित की थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा शुरू किया था और 1820 में तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो थे। इस व्यवस्था को मद्रास, बॉम्बे एवं असम में कुछ भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। मद्रास में यह लगभग 30 वर्ष तक लागू रहा था।
अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 के क्रांति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, जिसमें बी.डी. सावरकर ने इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जबकि एस.एन. सेन के अनुसार 1857 की घटना प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। इस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट थे। हैदराबाद के खिलाफ अपोलो 48 घंटे तक चली थी। 3 में है, कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किए थे। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के.एम. मुंशी को भारत सरकार हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में है 1, 4 और 5 सही है। 1, 4 और 5 है, बाकी 2 और 3 गलत है। तो कहा गया है कि वर्ष 1949 तक जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर को छोड़कर सभी भारतीय रियासतों का पूर्ण विलय हो चुका था। इन तीनों राज्यों के विलय के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ी थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिला लिया गया था। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था, जिसके लिए भारतीय सेना ने 5 दिनों तक ऑपरेशन पोलो चलाया था, जबकि जम्मू कश्मीर अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में मिला लिया गया था। इन तीनों राज्यों सहित देश के सभी देशी राजद्वारों एवं राज्यों को मिलाने एवं एकीकृत करने में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौन? सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदू पेट्रियट का संपादक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियट के संपादक थे। हिंदू पेट्रियट पत्रिका के संपादक थे और इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने नील आंदोलन की प्रमुखता से उठाया था और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कोलकाता से होता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने मिलकर किया था। तो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए ए और बी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त एक से अधिक। और इंडियन एसोसिएशन को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। कब? 1885 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया था 1913 में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आज़ादी के संघर्ष के दौरान कई ऐसे नेता थे जो सांप्रदायिक नीति के विरुद्ध थे, जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। इन्होंने 1913 में स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम नेताओं के सहयोग से कांग्रेस एवं लिंग के माध्यम से एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दादा भाई नौरोजी ने
अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। नेरोजी ने धन निष्कासन की कई कारण बताए जो धन निष्कासन सिद्धांत के कारण बने थे, जिसमें सैनिकों के वेतन एवं भत्ते आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व थे और 1857 की क्रांति को दबाने में जो रकम खर्च की गई थी उसे भारतीय खजानों में दिया गया था। भारत द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रशासन और सेना के खर्च का भुगतान किया जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। तो 13वां अधिवेशन अमरावती में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन को अश्वनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहकर उपहास उड़ाया था, जबकि लाला लाजपत राय ने वार्षिक मेला कहकर इसका मजाक उड़ाया था। वार्षिक मेला किसने कहा था? तो वार्षिक मेला लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था। तो जिमरमैन संबंधित योजना से संबंधित थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला एवं अन्य लोगों ने 1915 ईस्वी में इस योजना के तहत वर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य भारतीयों को भारत में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। तो मोतीलाल तेजावत एक क्षेत्रीय नेता थे। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी और भील, गरासिया आदि जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार का इन्होंने विरोध किया था। इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, साइमन कमीशन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन में सर जॉन साइमन को नियुक्त किया गया था अध्यक्ष के रूप में। कब इसका गठन हुआ था साइमन कमीशन का? तो 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। कब? 3 फरवरी 1928 को। और इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत की, इसका सही आंसर हो जाएगा NM हार्डिकर, ऑप्शन नंबर सी। हिंदुस्तानी सेना दल की स्थापना NM हार्डिकर ने किया था और NM हार्डिकर भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदुस्तानी सेवा दल ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, बॉम्बे योजना प्रस्ताव था। बॉम्बे योजना प्रस्ताव क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बॉम्बे योजना का प्रस्ताव भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति के एक समूह ने तैयार किया था, जिसमें JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, जॉन मथाई आदि थे। कौन कौन थे? तो ये एक मतलब JRD टाटा, घनश्याम बिरला, जॉन मथाई आदि थे और यह प्रसिद्ध उद्योगपतियों का समूह था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और इस योजना को बिरला टाटा प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख 3 निम्न बातें थी। क्या? इस योजना ने नियोजित अर्थव्यवस्था को स्वीकारा, इसने विदेशी पूंजी निवेश रहित योजना का प्रस्ताव रखा, इसने राज्य अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगला नंबर 26 में है, माननीय न्यायाधीश राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? तो राकेश कुमार पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थान ग्रहण किए हैं, वो कब? वही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 में। कब? 2011 में। तो न्यायाधीश श्री राकेश कुमार पटना उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में 2011 में अपना दायित्व संभाला। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27,
वर्ष 2019 में आर.के. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरा। आरा से आर.के. सिंह ने निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा की सीट जीता और यह दूसरी बार सांसद बने हैं। आर.के. सिंह वर्तमान में ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत राज्य मंत्री रहे हैं, लगातार 2 बार बने हैं। उसके बाद है बिहार से केंद्रीय गृह राज्य गृह मंत्री के नाम है, बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नित्यानंद राय। तो भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, जिनका संबंध बिहार राज्य से है और नित्यानंद राय लोकसभा क्षेत्र के उजियारपुर से हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह एवं गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया और महात्मा गांधी ने संबंधीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 को किया था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा बिहार के भूभागीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का मैदान। तो भूगार्गिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। धरवार चट्टान, इसका विस्तार बांका, मुंगेर, जमुई क्षेत्र तक है और टारसियर चट्टान, इसका विस्तार जो है वो पश्चिमी चंपारण के क्षेत्रों से लेके सीतामढ़ी के कुछ क्षेत्रों तक है और विंध्यन चट्टान जो है इसका विस्तार मुख्यतः कैमूर से रोहतास जिलों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना और गया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, सर्वाधिक है और इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा गाढ़ा भूरा होता है। इसका विस्तार गया के दसनी मैदान, पटना, भागलपुर तक है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो बनाया गया था वो सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। कब? 1964 में इसकी स्थापना हुआ था और इस रिफाइनरी का वर्तमान क्षमता है 6100 MMPTA। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर में। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष सोनपुर में पशु मेला का आयोजन किया जाता है। यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले को हरिहर नाथ मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिहार के दक्षिणी भागों में आहर तथा पाइन के माध्यम से सिंचाई की जाती है। पानी के प्रभाव को रोकने हेतु 3 ओर से बनाई गई संरचना आहर कहलाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुर्साला। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और इस नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी गंगा की सहायक नदी है जो कुर्साला कटिहार के पास है में गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के भागलपुर जिले में है डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है और एशिया का यह एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य का निर्माण 1951 में किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसको GSDP बोलते हैं 2017 से 18 में वर्तमान कीमतों पर 42.2 स्थिर कीमतों यानी आधारों पर 2011 से 12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RS 31,6 यानी कि
31,316। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, 2018 से 19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष क्या था 11 से 12 तीन सबसे समृद्ध जिलों जो प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी। बेगूसराय जो है 1819 में प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिला है, जबकि शिवहर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, बिहार में 2017 से 18 की तुलना में 2018 से 19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने की वृद्धि का अनुमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44%। 17 से 18 की तुलना बिहार राज्य अधिवेश में लगभग 44% वृद्धि का अनुमान है और वर्ष 2017 से 18 में यह 14,823 करोड़ रहा, जो बढ़कर 2018 से 19 में 21,312 करोड़ रुपए का अनुमान है। क्वेश्चन, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन जो लाख टन में 2017 से 18 में और उसकी विकास दर 2013 से 14 में एवं 2017 से 18 के बीच क्रमशः क्या रहा पूछ रहा है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। सितंबर 2018 तक इस गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8.17। बिहार में जीविका स्वयं सहायता समूह की संख्या वर्ष 2018 से में 8.17 लाख था। जीविका महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के जीवन स्तर को उठाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही यह एक योजना है। अगला क्वेश्चन है, किसान क्या करे किसने लिखी। इसका सही आंसर हो जाएगा 42 नंबर का मजरूल हक 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक मिनट, इसका आंसर कुछ गलत हो गया, एक मिनट। एक्चुअली इसका आंसर बुक में मिसप्रिंट हो गया है, जिसकी वजह से मुझे फ्लो में गलती बताना पड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है और किसानों की समस्या को लेकर इन्होंने एक पुस्तक किसान क्या करे को लिखा और वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। तो अगला ये हो जाएगा, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था। मदरलैंड को तो मजरूल हक ने प्रकाशित किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। मदरलैंड एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसका प्रकाशन मजरूल हक ने किया था। तो वर्ष 1906 ईस्वी में इन्होंने बिहार कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 44, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो पटना युवक संघ की स्थापना जो हुआ था वो 1927 में हुआ था और इस संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण राय द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष कौन थे। तो पाटलिपुत्र में जो जैन संगति हुआ था उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर सी, जिसका आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था, जिसके अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभी जो गुजरात में है वहाँ किया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? क्षमाश्रवण ने। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है परंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन जो था वो अपना राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था कब? 461 ईसा पूर्व में। और अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठने वाला यह शासक था। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना एवं इसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था और उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CR दास। तो 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो CR दास थे। इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था कब? 1923 ईस्वी में। चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी का भी स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ला। वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन लखनऊ में किया गया था। इस अधिवेशन में बिहार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार शुक्ला शामिल हुए थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार के किसानों की दुर्दशा से अवगत कराया था और उनसे बिहार आने का अनुरोध किया था। गांधी जी ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और 1917 में चंपारण, जो बिहार में है, वहां गांधी जी आए थे। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस.एन. हलदर। ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में सुरेंद्र नाथ हलदर ने किया था। इस संस्था की स्थापना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की पहली हड़ताल के दौरान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण धर ने किया था। इसमें नारायण धर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता नारायण धर ने किया था। कांग्रेस का यह अधिवेशन 1911 में कोलकाता में हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगण गाया गया था। अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न। 51 नंबर, 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरक्षण से। तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक को वर्ष 2019 में पारित किया गया। इस विधेयक का संबंध सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा तथा रोजगार में 10% आरक्षण से है। इस विधेयक को लागू करने वाला भारत पहला राज्य गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण, जिसको संशोधन भी कहते हैं, अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 1993 में और वर्ष 2019 में संशोधन के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो। वर्तमान समय में सितंबर 2021 तक H.L. दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीसी घोष। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पीसी घोष। भारत के पहले लोकपाल का नाम पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष, इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है पीसी घोष। लोकपाल का गठन ऊंची पदों पर बैठे सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने तथा इसे रोकने के लिए किया जाता है। लोकपाल अधिनियम को वर्ष 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था। कब? 2013 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल की सजा का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 तलाक बिल को वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके नियमों तथा प्रावधानों के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को 3 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, अनुच्छेद 35 के ए के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 में। तो अनुच्छेद 35 के ए को भारतीय संविधान में वर्ष 1954 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 35 ए अनुच्छेद 370 का ही हिस्सा था। वर्तमान समय में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 द्वारा पारित कर समाप्त कर दिया गया। 56 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में मणिपुर राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी को, और वर्ष 1972 में ही मेघालय तथा त्रिपुरा राज्य का भी गठन किया गया था। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल, और यहाँ से लोकसभा की 2 एवं राज्यसभा की 1 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को देश के सभी न्यायालयों एवं पंचायतों का न्यायिक अधीक्षण करने का भी अधिकार प्राप्त है। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। संसद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि इस अधिवेशन को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अभी तक कुल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया है। पहला किया गया था 1961 में, जिसमें दहेज प्रतिबंध विधेयक था, और 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक के लिए, और तीसरा किया गया था 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार अनुच्छेद 53(1) के अंतर्गत प्राप्त है। हालांकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसीलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालिका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन ने के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता दी गई है, और LM सिंघवी समिति ने 1986 में किया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक मान्यता दिया गया, और भारतीय संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 तथा अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज में। तो पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D महिलाओं को पंचायत चुनाव में आरक्षण का अधिकार देता है। भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण प्राप्त है, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं। तो इसका विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव। ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थापिका में रिक्त सीटों को भरने हेतु समय से पूर्व जो चुनाव कराया जाता है उसे उपचुनाव कहते हैं, और ये चुनाव ज़्यादातर सदस्यों की मृत्यु या इस्तीफा के बाद कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 में है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है, और 2019 से पूर्व यह 31 थे। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। वर्तमान में सितंबर 2021 तक मुख्य न्यायाधीश NV रमना हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो इसका सही, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन नंबर ए। तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक विकास के लक्ष्यों के साथ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय लेता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, और इन चुनावों को कराने का दायित्व तो राज्य चुनाव आयोग का होता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में पंचायत चुनाव कराने हेतु राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 67 जो हमारा भूगोल से है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह है। इसे सांझ अथवा भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह सुबह में पूरब दिशा में तथा शाम में पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे गर्म माना जाता है।
यह अन्य ग्रह के विपरीत दक्षिणावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। उसके पास बुध ग्रह की भांति कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के आकार एवं घनत्व से समानता रखने के कारण इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है। तुम्मालापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। तो तुम्मालापल्ली खदान आंध्र प्रदेश के करप्पा जिले में स्थित है। वर्ष 2014 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार इस खदान में करीब 8500 टन यूरेनियम उपलब्ध है। इस खदान को संसार के सबसे बड़े यूरेनियम खदानों में से एक माना जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है और बनिहाल दर्रा जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इस सुरंग की लंबाई जो है वो 2.85 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर के NH-44 से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेटेशियस। तो दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण 60 से 68 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस काल में हुआ था। इस निर्माण ज्वालामुखी लावा प्रवाह के द्वारा हुआ था, जो लगभग 2 लाख वर्ग मील में विस्तृत है। इसका विस्तार सतपुरा, महादेव तथा मैकाल श्रृंखला से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक है। काली मृदा पाए जाने के कारण कपास की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों क्षेत्र में जो पाया जाता है वो वन को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है भारत के पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इस जलवायु क्षेत्र में न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा 175 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि औसत मासिक तापमान वर्ष के सभी महीने में 180 सेल्सियस से ऊपर होता है। यहाँ मुख्य रूप से महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, रबर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। उपयुक्त विकल्प में से मध्य प्रदेश राज्य में वन विस्तार 75% से कम है। 2019 के भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वन आच्छादन 30.72% है, जबकि भारत में सर्वाधिक वनवीय क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में प्रथम है और देश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य जो है वो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 जो है वो सही है, बाकी शिवालिक जो है ये गलत है, क्योंकि ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता और व्यापकता के लिए जाना जाता है। शिवालिक या वायु हिमालय की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है। मध्य हिमालय एक वृद्ध हिमालय के बीच कई घाटियों का विकास हुआ है, जैसे कश्मीर घाटी, कांगर घाटी हिमाचल प्रदेश में, काठमांडू घाटी नेपाल में। तो हिमालय का निर्माण जो है वो सोनोजोइक काल में हुआ था। कब? सोनोजोइक काल में। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं हैं। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलें की प्रमुखता दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात के उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। इसके मध्य भागों में कपास की खेती होती है, क्योंकि इस भाग में काली मिट्टी की उपलब्धता है। यहाँ खाद्यान्न फसलों से सबसे अधिक नकदी फसलों की प्रमुखता दी जाती है। 75 नंबर क्वेश्चन जो विश्व भूगोल से है, वर्तमान में सक्सगाम घाटी है। तो सक्स
गाम घाटी जो है वर्तमान में वह पाकिस्तान के शासन में है। तो वर्तमान में सक्सम घाटी पाक अधिकृत कश्मीर में है। यह इलाका भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर सियाचिन के पास है। यह आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा है, लेकिन 1947 से 48 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान ने इसे अपने कब्जे में कर लिया और वर्ष 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक सीमा समझौता हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? अरामको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी, अरामको तेल कंपनी सऊदी अरब से संबंधित तेल कंपनी है, जिससे अरेबियन अमेरिकन तेल कंपनी भी कहा जाता है। यह दुनिया का सर्वाधिक तेल उत्पादक कंपनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉकी। रॉकी जो है विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है और यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो उत्तरी अमेरिका के कनाडा एवं अमेरिका के भागों में विस्तृत है। तो सबसे लंबी, विश्व में सबसे लंबी जो है वो एंडीज है और इस ऑप्शन के हिसाब से जो पूछे तो वो रॉकी हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। तो क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना कैसी है? दक्षिण अफ्रीका की। ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका की। क्राल एक प्रकार की झोपड़ी नुमा घर है जो अफ्रीकन जनजाति मसाई के द्वारा बनाई जाती है और मसाई जनजाति दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। 79 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, विश्व में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक चीन में है। 3 गॉर्गेस डैम विश्व का सबसे बड़ा बांध है जो चीन के हुबई प्रांत में है। इसके द्वारा 22,500 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है वो आटाकामा है। आटाकामा, ऑप्शन नंबर डी। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। उत्तरी चिली में स्थित आटाकामा मरुस्थल कुल 40,600 वर्ग मील है। यह एक शीत मरुस्थल है। एंडीज पर्वतमाला के दृष्टि छाया प्रदेश में होने के साथ ही पश्चिम अपतटीय क्षेत्रों में शीतल हम्बोल्ट की जलधारा प्रभावित होने के कारण यह क्षेत्र आदर्श मरुस्थल माना जाता है। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्वेश्चन। तो भारत को 2024 से 25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8%। तो 2024 से 25 तक में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए अगले 4 साल तक प्रति वर्ष जीडीपी की औसत वृद्धि 8% से अधिक होना जरूरी है और वर्तमान में 2021 से 22 के लिए जीडीपी अनुमानित दर जो है वृद्धि दर 9.53% है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 82 नंबर, बजट 2019 से 20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेरोजगार युवा के लिए भत्ता देना, खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देना। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा केंद्रीय बजट के दौरान 5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत छोटे दुकानदार, कारोबारों, व्यापारी जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, उनको लाभान्वित के रूप में स्वीकृत किया जाना है और प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, बौना उद्यम 100 से कम वाले प्रतिष्ठान का भारत में 2018 से 19 में सेवा योजना और उत्पादकता में प्रतिशत का योगदान क्रमशः कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 14% से 8%। तो भारतवर्ष 2018 से 19 में बौना उद्यम यानी कि लघु कुटीर उद्यम 100 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठान का सेवा योजना और उत्पादकता में क्रमशः 14 तथा 8% का योगदान रहा। भारतीय
वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंच वाला तथा उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 99%। तो वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के अंतर्गत करीब 99.2% ग्रामीण परिवार जो हैं वो शौचालय तक मतलब उनको पहुंच हो पाया है। और इस कामयाबी के पीछे स्वच्छ भारत मिशन का बहुत बड़ा योगदान है, जो 2019 के जून महीने तक देश में लगभग 9.5 करोड़ टॉयलेट बनाया जा चुका है, जिसके कारण देश के 5,64,658 गांव शौचालय का उपयोग सुगमतापूर्वक हो रहा है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है। भारत में बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से अधिक पनबिजली छोड़कर का हिस्सा 14 से 15 में 6% बढ़ाकर 2018 से 19 में कितना प्रतिशत हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो मतलब हो गया है वो कितना परसेंट हो गया है? तो कहा गया है कि 2018 से 19 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट के अनुसार कुल 75.35 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन हुआ है, जो कुल ऊर्जा उत्पादन का 347.37 गीगावाट के 21.12% है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 है। 2017 से 18 में भारत में जीडीपी का विकास दर 7.2% से घटाकर 2018 से 19 में कितनी प्रतिशत हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.8%। इस सीएसओ के रिपोर्ट के अनुसार, सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार वर्ष 2018 से 19 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहा है, जो कि 2017 से 18 में 7.2% था। और आईएमएफ के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर 9.5 रहने वाला है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है। भारत में 2017 से 18 में स्थिर या निश्चित निवेश की विकास दर कितने प्रतिशत से घटाकर 2018 से 19 में 10% हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.3%। तो भारत में स्थिर निवेश की विकास दर वर्ष 2017 से 18 में 9.3% थी, जो बढ़कर 18 से 19 में 10% हो गई है। अगला है, भारत के रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार निर्यात विकास दर अप्रैल जुलाई 2019 में 2018 के उसी समय की तुलना में कितनी घटी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.5%। देश का जो रत्न और आभूषण निर्यात चालू वित्त वर्ष में 2019 से 20 के लिए अप्रैल से जुलाई अवधि में 8.48% यानी कि -8.5% से गिरकर 9.7 अरब डॉलर रहा है, जबकि वित्त वर्ष 18 से 19 में इसकी अवधि में यह आंकड़े 10.6 अरब डॉलर था। अगला 89 नंबर क्वेश्चन है। अगस्त 2019 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्रों बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए कितना मूलधन करोड़ रुपए डालने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 89 का सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सॉरी गलत, ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो कहा गया है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार हेतु कितना 70,000 करोड़ रुपया निर्गत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, फिजिक्स से क्वेश्चन है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर होती है और यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है? एम्पियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, एक दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहा जाता है, के तहत व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है किंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता। ऐसी समस्या लेंस की फोकस दूरी घट जाने, लेंस की गोलाई बढ़ने तथा लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के आगे बनने से उत्पन्न होती है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा के सतह पर मापने में कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16.7 न्यूटन, क्योंकि भार बराबर होता है 1.6 इंटू भार। ठीक है,
तो हो जाएगा कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन दिया हुआ है ना, तो 1/6 इंटू 100 जब निकालेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 16.6 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा था, चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो किसी वस्तु की उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, जबकि किसी द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण आरोपित बल को भार कहते हैं। और द्रव्यमान अपरिवर्तनशील राशि है, जबकि भार जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के बदलाव में बदलता रहता है। चूंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 होता है, इसीलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। इसीलिए 1/6 गुने भार हो जाएगा, और भार कितना दिया हुआ है, तो 100 न्यूटन। तो आप लोग इस पर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। एलईडी एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट के प्रवाह का प्रकाश उत्सर्जित करता है, और इसकी लंबी अस्थायी क्षमता, कम बिजली की आवश्यकता, तेज प्रतिक्रिया समय आदि के कारण ऑप्टिकल संचार, अलार्म और सुरक्षा प्रणाली, रिमोट नियंत्रित संचालन, रोबोटिक्स इत्यादि में उपयोग किया जाता है। इसके निर्माण में गैलियम फॉस्फेट जो पीले और हरे होते हैं एलईडी, इंडियम गैलियम नाइट्राइड, नीला हरा एलईडी आदि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। तो सौर भट्टी में जो प्रयुक्त होता है वो अवतल दर्पण है। तो सौर भट्टी एक संरचनात्मक युक्ति है जिसका प्रयोग विशेषकर उद्योग क्षेत्र में उच्च तापमान के उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा के केंद्रीकरण के लिए किया जाता है। सौर भट्टी में छोटे छोटे हजारों अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। इसके फोकस पर एक भट्ठी रखा जाता है जहां सूर्य की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर बिंदु मिलती है, जिस कारण भट्ठी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इससे लोहे जैसे धातु भी पिघलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जो है एक प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो अपने निकट की स्थित वस्तुओं को सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक ही आधार तल पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं जो वस्तु की ओर होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंख की ओर होता है उसे आई लेंस कहते हैं। ठीक है, तो दूरदर्शी भी एक प्रकाशित यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंड तथा दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंग है। तो अल्ट्रासोनिक तरंग हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि वाले तरंग। तो अवसर तरंग जो होता है वो 20 हर्ट्ज होता है, श्रव्य तरंग जो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है, और प्रसरव तरंग जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाता है। तो अवसर तरंगों को हमारा कान सुन नहीं सकता है, जिसे बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है, उसे प्रसरव तरंग को भी हमारा कान नहीं सुन पाता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु इस ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। इसे गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि के द्वारा क्वार्टराइज के क्रिस्टल के कंपनों से भी उत्पन्न किया जाता है। प्रसरव तरंग का उपयोग समुद्र की गहराई जानने, कीमती कपड़ों, वायुयानों तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को मारने तथा मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने और गठिया रोग उपचार के हेतु किया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। 97 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी का उबलना। भौतिक परिवर्तन के तहत पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, आकृति, रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है। भौतिक परिवर्तन से कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, साथ ही अभिक्रिया के विपरीत करने पर सामान्यतः पदार्थ अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर लेती है, जैसे पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है,
तो भौतिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन से रासायनिक परिवर्तन में कैसे होता है, तो भौतिक गुणों में बदलाव और भौतिक और रासायनिक गुणों में बदलाव। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। खनिज जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। लौह एवं अलौह श्रेणी में बांटा जाता है वो सभी खनिज जिनका लोहा की मात्रा होता है उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, टंगस्टन हो गया, क्रोमियम, बोरॉन, टाइटेनियम तथा लौह अयस्क हैं। और अलौह खनिज में लौह अंश नहीं होते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, टीन हो गया, तांबा हो गया, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, बॉक्साइड, मैग्नीशियम, ये सब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कांच क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शक समांगी मिश्रण है। सर्वप्रथम इसका निर्माण मिस्र में हुआ था। तो कांच का उपयोग, जो सोडा कांच का उपयोग होता है ट्यूबलाइट, खिड़की, शीशे, बोतल, साधारण बर्तन में। पोटास या कठोर कांच का उपयोग होता है बीकर परखनली में। पायरेक्स कांच का उपयोग होता है प्रयोगशाला के उपकरण में। क्रूक्स कांच का उपयोग होता है चश्मों के लेंस बनाने में। और प्रकाशीय कांच का उपयोग होता है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप तथा प्रिज्म बनाने में। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है, निम्न में से किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो निम्न में से किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत का। किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है और धातुओं में इनकी संख्या अधिक होने के कारण धातुओं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। विद्युत चालकता चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर सोडियम होता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। आयतन के अनुसार वायुमंडल में 78.07% नाइट्रोजन, 20.93% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93% आर्गन और अन्य गैस उपस्थित हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। तो ऑक्सीकरण जो होता है वो विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ाना या घन आवेश का बढ़ाना या इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अल्कोहल को ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जा सकता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने हेतु उपयोगी तत्व को परमाणु ईंधन कहा जाता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग से बचाव हेतु अग्निशामक यंत्र यानी में कई अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में एक बेलनाकार दाब पात्र होता है जिसमें ऐसा पदार्थ भरा होता है जिसे छोड़ने पर आग बुझाने में मदद मिलती है। यह यंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाटर टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, वाटर मिक्स टाइप आदि। अगला क्वेश्चन 105 नंबर है, फुलरीन अथवा वॉक्यूवॉल कितने कार्बन परमाणु का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। हालांकि अब C17, C19 और C120 कार्बन परमाणु वाले फुलरीन की भी खोज हो चुकी है। इसका उपयोग कई क्षेत्रों में जैसे अतिचालकता, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक आदि में हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक है। अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक जो है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। वह ताप जिस पर द्रव वाष्प में परिणत हो जाए उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, तो दाब घटने से द्रव का क्वथनांक ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब घटता है जाता है। नोट में दिया है कि अशुद्धि जैसे नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है।
अब अगला टॉपिक है जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम जो है इसका खोज 1955 में डी ड्यूब द्वारा किया गया था। इसमें झिल्ली से घिरी संरचना होती है जिसमें 24 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिनका निर्माण खुरदरी अंतःप्रादायी जालिका से होता है। यह बाहरी पदार्थ का भक्षण और पाचन जैसे विषाणु तथा जीवाणु कोशिका के टूटे फूटे भागों में अपशिष्ट पदार्थ को पाचित करके कोशिका को साफ करती है। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में लौह की कमी से होने से क्या होता है? शरीर में अगर लौह यानी कि आयरन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा बीमारी होता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है रक्तलापता, हड्डियां में दुर्बलता, त्वचा रोग, स्कर्वी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड्डी में दुर्बलता जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। और इसके लिए सही आंसर जो हो जाएगा ये रक्त उपलब्धता, यानी कि इसको एनीमिया भी बोलते हैं, इसको एनीमिया बोलते हैं, सॉरी एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है एनीमिया हो जाता है अगर ब्लड की कमी हो जाता है तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है जिसके द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचता है। आयरन की कमी का प्रमुख कारण क्या है इसको जानते हैं। तो आयरन की प्रमुख कमी का कारण जो है वो है आयरन युक्त डाइट का सेवन न करना, पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग तथा प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की ज़रूरतें बढ़ जाना। और इसके कमी से जो प्रभाव होता है वो होता है इम्यूनिटी को कमज़ोर हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बच्चे का विकास दर कम हो जाता है, वज़न कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर हृदय रोग होता है आदि के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का नॉर्मल तापमान जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इसका अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा होगा तो फीवर या ज्वर जिसको बोलते हैं वो होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपकला उत्तक जो होता है वो पास पास जुड़ी कोशिकाओं की एक से अधिक परत द्वारा बनी होती है जो जंतुओं के शरीर ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करती है। यह शरीर के विभिन्न तंत्रों को भी एक दूसरे से पृथक रखता है। इसका प्रमुख कार्य है जल व पोषण पदार्थों का अवशोषण, शरीर से उत्सर्जित पदार्थ की निकासी करना। शरीर की विभिन्न अंग जैसे जीवा, वृक्कनली, लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, आंत की भीतरी भाग, अग्नाशय, नर व मादा का मूत्रमार्ग, फेफड़ा, आँख, कान आदि में पाए जाते हैं। कौन सा? उपकला उत्तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन, आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत ज्वर जो रोग होता है वो मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। और फेफड़ा जो है, फेफड़ा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा टीबी, प्लेग, निमोनिया रोग होता है और इससे प्रभावित अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है। टीबी, प्लेग, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। और आंत जो प्रभावित होता है वो टाइफाइड और हैजा से। श्वास नली जो प्रभावित होता है वो डिप्टेरिया, काली खांसी से। और तंत्रिका तंत्र जो प्रभावित होता है वो टिटनेस, कोढ़ की बीमारी से। टाइफाइड जिसे आंत ज्वर भी कहते हैं साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया खाने और जल द्वारा लोगों तक पहुंचता है। इसे प्रभावित अंग आंत होता है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म, अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम तथा कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैविक कारक जैसे नील हरित, शैवाल आदि का अधिकतम प्रयोग पर बल दिया जाता है और द्वितीय हरित क्रांति के तहत इसे प्राथमिकता दी गई थी।
अगला क्वेश्चन 113 नंबर है, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमारे हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रकाश ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 98% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। तो संवहनी पौधे कौन सा है, इसे चुनना है। तो इसमें है काई, लीवर, हॉर्नवर्ट, फॉर्ड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काई। काई जो है ये संवहनी पौधा है, क्योंकि संवहनी पौधा में जल एवं खनिज को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए उत्तक, जिसको जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, जो होते हैं। उदाहरण के लिए फॉर्ड, मार्सिलिया, हॉर्सटेल, पाइनस, साइकस, कैक्टस, शंकुधारी वृक्ष, तार का पेड़, ये सब जो आता है वो। 115 नंबर, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो माइकोरिंजल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल, बैसिलस थ्रूजीनियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। तो जैविक उर्वरक का सही उदाहरण जो है वो माइक्रोएंजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। तो कहा गया है कि जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्मजीवों एवं किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण होते हैं, जैसे राइबोजियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ब्लू ग्रीन शैवाल, एंजियोस्पर्म, सूडोमोनास, बैसिलस, माइक्रोएंजल फंगी आदि। ये सब जो है जैव उर्वरक सूक्ष्मजीव है। और बैसिलस थ्रूजीनियस जो होता है एक जीवाणु है जिसका उपयोग कृषि में बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में पौधे की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदरक। अदरक पौधा का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, तना कहलाता है। पौधा का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है वो क्या कहलाता है? स्टेम यानी तना कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया अदरक हो गया, हल्दी हो गया, आलू, प्याज, ये सब क्या है, मतलब ये सब जो है वो इसका उदाहरण है। और गाजर, चुकंदर तथा मूली जड़ का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन की कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो 1992। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैसों के उत्सर्जन को रोकने हेतु 1985 में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जबकि रियो सम्मेलन जो 1982 में हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के प्रयास में प्रथम कानून है, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसरो का संक्षिप्त रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिनका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। और यह भारत के लिए अंतरिक्ष तकनीक के विकास हेतु उत्तरदायी है। मंगलयान, चंद्रयान, पीएसएलवी, जीएसएलवी, रॉकेट आदि इसके महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, जो समसामयिकी से आप क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम। विक्रम जो है चंद्रयान 2 भारत का दूसरा यानी कि चंद्रयान 1 चंद्र अन्वेषण अभियान, जिसे इसरो ने जीएसएलवी मार्क 3 प्रक्षेपण यान द्वारा 15 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया। इस अभियान में एक चंद्र ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसको विक्रम कहते हैं तथा एक रोवर जिसको प्रज्ञान शामिल है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर उसकी सतह के अध्ययन के लिए रोवर फिट करना था, किंतु 7 दिसंबर 2019 को चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर संपर्क टूट गया
अब तक इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर। भारतीय वायुसेना ने 4 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, USA से। तो अभी AH-64F अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका कंपनी बोइंग द्वारा बनाई गई है। भारत ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद हेतु अमेरिका से समझौता किया है। यह विश्व के सबसे उन्नत बहुभूमिका वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, जिससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 121 नंबर। मेघदूत ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, संबंधित है कृषि से। मेघदूत ऐप जो है वो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका संबंध जो है वह कृषि क्षेत्र से है। तो किसानों को स्थानीय भाषाओं में कृषि एवं मवेशियों के लिए मौसम आधारित सलाह उपलब्ध कराने हेतु भू विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के तहत एक मोबाइल ऐप मेघदूत लॉन्च किया है, जिसकी सहायता से तापमान, वर्षा, नमी एवं वायु की तीव्रता तथा दिशा के बारे में जान सकते हैं किसान। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। किस राज्य ने हाल ही में मॉब लिचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान विधानसभा द्वारा मॉब लिचिंग और ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया गया है। मॉब लिचिंग अफवाहों में या किसी दोषी व्यक्ति को अनियंत्रित भीड़ द्वारा की गई हिंसा। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर। भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम है। तो भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम है, ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा कि भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम तेजस है, जो इसमें नहीं है, जिसे लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाया गया था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन निजी भागीदारी के तहत विकसित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। T20 शारीरिक विकलांगता विश्व क्रिकेट सरोज 2019 की ट्रॉफी का विजेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लैंड में जो आयोजित हुआ है T20 शारीरिक दिव्यांग विश्व क्रिकेट श्रृंखला का 2019 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 भी जीता है। T20 पुरुष विश्व कप 2021 का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच UAE और ओमान में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दीपा मलिक जो है वो शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, तैराकी से जुड़ी भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी है। इन्होंने पैरा ओलंपिक 2016 में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। दीपा मलिक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पैरा एथलीट है। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के नवनियुक्त कैबिनेट सचिव हैं। तो भारत के नवनियुक्त कैबिनेट सचिव जो है वो राजीव गौबा हैं। राजीव गौबा पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा को 2019 में 2 वर्ष के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और अगस्त 2021 में जारी घोषणा के अनुसार उनके कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है। कैबिनेट सचिव देश का शीर्ष नौकरशाह होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में है वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम इटली में होगा। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 बाली इंडोनेशिया में होगा। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 बाली इंडोनेशिया में होगा और 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो होगा वो भारत के दिल्ली में होगा और 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। तो इसलिए इसमें से कोई इसका आंसर सही नहीं है।
अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, हाल ही में अपने नए जॉब ट्रैकमैन के रूप में धन्यवाद में दायित्व ग्रहण करने वाले आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण कुमार। ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक श्रवण कुमार धनबाद रेल मंडल में ट्रैकमैन के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार जनवरी 2019 में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक मामले में। सुश्री भागीरथी देवी को सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जनवरी 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह रामनगर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुकी है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में जो मिला है वो निम्न नाम है, इसको पढ़ते हैं हम। शिंजो आबे, जो सार्वजनिक मामले में जापान के पूर्व सीएम थी। एसपी बालासुब्रमण्यम, जो कला क्षेत्र में तमिलनाडु की थी। नरिंदर सिंह कपानी, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मिला है, यह भारतीय मूल की अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक है। और डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेंगड़े, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है और ये भी तमिलनाडु से है। मौलाना वहीउद्दीन खान, इनको अध्यात्म के क्षेत्र में मिला है और यह दिल्ली से हैं। बीबी लात, इनको पुरातत्व के क्षेत्र में मिला है और यह दिल्ली से है। सुदर्शन साहू, कला के क्षेत्र में मिला है, जो उड़ीसा से हैं। तो भागीरथी देवी को सार्वजनिक मामले के लिए मिला है पद्मश्री पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य धर, ऑप्शन नंबर बी। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिला है वो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मिला है मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी एवं धनुष को क्रमशः भोसले जो हिंदी के लिए और असुरन तमिल के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में कंगना रनावत को पंगा एवं मणिकर्णिका के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हुरे के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम को मिला है। अगला क्वेश्चन 131 नंबर है, भारत रूस को सुदूर पूर्व के विकास के लिए कितने बिलियन डॉलर देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए भारत ने 1 अरब डॉलर का कर्ज दिया है और 1 से 13 अगस्त के बीच रूस के बोल्योगार्ड में भारत एवं रूस के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 53 से 21 का आयोजन किया गया। सितंबर 2021 में रूस में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेट 2021 भारतीय सेना ने हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 के लिए बिहार से चयनित शिक्षक श्री पप्पू हरिजन किस विद्यालय से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल्हड़िया स्कूल। 5 सितंबर 2021 को आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 44 शिक्षकों को सम्मानित किया है, जिसमें हरिशरण शर्मा RKMS रामगढ़ बिहार से हैं और चंदना दत्ता MS रांची गवर्नमेंट स्कूल से हैं। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, रोमिला थापर हैं। रोमिला थापर क्या है? तो यह इतिहासकार, ऑप्शन नंबर सी, रोमिला थापर भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इनका लेखन कार्य प्राचीन भारत पर केंद्रित रहा है। वॉइस ऑफ डिजर्ट एनी एसे फरवरी डिजर्ट है। वॉइस ऑफ डिजर्ट एंड एसे फरवरी 2021 में प्रकाशित उनकी पुस्तक है, उसके लिए इनको। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, हांगकांग में अम्ब्रेला प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता। चीन के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में लोकतंत्र समर्थक में आंदोलन चलाया गया, जिसे अम्ब्रेला मूवमेंट नाम दिया गया। चीन के प्रयत्नपूर्ण बिल के विरुद्ध में यह आंदोलन चलाया गया। इस कानून से हांगकांग की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। अगला क्वेश्चन 135 नंबर है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवीश कुमार को। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे को याद में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 मोहम्मद अजमल साकिब जो पाकिस्तान के, फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के
और वॉचडॉग प्रोडक्शन हाउस इंडोनेशिया के, रॉबर्ट बैलोन फिलीपींस के ने दिया गया है। अगला क्वेश्चन 135 नंबर है, सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2024 तक का। तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य देश के सभी ग्रामीण घरों में वर्ष 2024 तक नल के जरिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से की है और 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में गोवा राज्य ने प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर जल योजना के द्वारा 95% से अधिक लोगों को घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, जूलियन असांजे की नागरिकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनको जो मिला है नागरिकता वो ऑस्ट्रेलियन नागरिकता है। विकीलीक्स के संस्थापक जूलिया असांजे की नागरिकता हाल ही में इक्वाडोर द्वारा रद्द कर दी गई। यह वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में बंद है। अगला क्वेश्चन 138 नंबर है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओसाका में। तो 14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019 ओसाका जापान में हुआ। 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 रियाद सऊदी अरब में और 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम के इटली में। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 बाली इंडोनेशिया में और 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 दिल्ली के भारत में। अगला क्वेश्चन 139 नंबर है, वरुण नौसैनिक अभ्यास किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 27 अप्रैल 2021 को भारत एवं फ्रांसीसी ने नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 21 का 19वां संस्करण आयोजित किया गया। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ था 1961 में, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। तो भारत सरकार द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है और वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त प्रमुख खिलाड़ी ईशांत शर्मा क्रिकेट के लिए, दीप्ति शर्मा क्रिकेट के लिए, शिवा केशवन लूज के लिए, दुत्ती चंद एथलीट्स, लवलीना बॉक्सिंग में, आदिति अशोक गोल्फ में, मनु भास्कर शूटिंग में, सौरभ चौधरी भी शूटिंग में और मनीष नरवाल पैरा शूटिंग में इनको मिला है। अब अगला टॉपिक हमारा मैथ से क्वेश्चन है, बस मैं इसका आंसर बताऊंगी, आप लोग मैथ बना लेंगे। ठीक है, तो 141वां का आंसर हो जाए 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 142 का आंसर हो जाएगा ए। 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, एक मिनट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई और इसका आंसर जो आएगा मैं बता देती हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, जो इसमें से नहीं है। अगला है 147 नंबर क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपको 10%। कितना आ जाएगा, एक मिनट, 10%, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। और 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 दिन में। ठीक है, अगला 148 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 130 किलोमीटर। और 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10।
150 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 0। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा सेट नंबर 4। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। और प्लीज़ अगर मेरे से 1-2 वर्ड मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज़ कोशिश करें आप लोग समझने की। जब आप कंटिन्यू 1.5 घंटे बोलते हो तो समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ इस चीज़ को सुधारने का, बट कंटिन्यूटी में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। मैं और भी आगे कोशिश करती रहूँगी कि मैं मिस्टेक ना करूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।